नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप हर रोज देखते हैं मैं राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ आपके सामने पेश होती हूं। आज बात कुछ हटके हो रही है। देश की जो राजनीतिक सेहत है वो बेहद खराब है और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपकी और मेरी सेहत के बारे में बात की जाए। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो कि हेल्थ पॉलिसी, यानी कि जो हमारी सेहत है, वो लोग जो बनाते हैं उस सेहत को, वो जो नीति निर्धारण करते हैं, उनकी हम खबर लेंगे। उनको बताएंगे कि नीतियों में कहाँ छेद हैं, कहाँ सुराख हैं और कहाँ उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। अभी कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद जो मेहमानों से मिलवाऊंगी, कुछ बातों को लेकर आप बेहद हैरान होंगे कि भारत में जिसे टेक्निकल टर्म यूज़ किया जाता है बर्डन ऑफ डिजीज़, जिसे मैं कह रही हूँ कि मर्ज का कर्ज, यानी हमारे ऊपर जितना बोझ है बीमारियों का, पूरी दुनिया में जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा या ज़्यादा में से एक माना जा रहा है। उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि ठीक की जा सकती हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं, यानी जिनको रोका जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस है या इसके अलावा मलेरिया है। इस तरह की बीमारियां जिसको लगता था कि पिछली सदी में वो बीमारियां गुजर चुकी हैं और इनका अब जो आधुनिक भारत है उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, यानी आपकी हमारी ज़िंदगी हम जिस तरह से बदले हुए अंदाज से हम जी रहे हैं, उस तरह की, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर, इस तरह की बीमारियां भी हमारे सामने आ रही हैं। आज इस पहले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बर्डन ऑफ डिजीज क्या है, ये मर्ज का कर्ज जो हमारे ऊपर है वो क्या है। इस सीरीज का पहला मकसद ये है उन मुद्दों पर फोकस लाया जाए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो अगले चुनाव हो उसमें सबसे बड़ा फोकस या बड़े फोकस में से एक होना चाहिए हेल्थ, सेहत, हमारे देश की, हमारी आबादी की सेहत। आइए सबसे पहले ये देखते हैं रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि भारत में फिलहाल सेहत को लेकर और जो मर्ज का कर्ज है उसको लेकर आखिर हाल क्या है। विंस्टन चर्चिल का एक मशहूर कथन है कि हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट असेट एनी कंट्री कैन हैव, यानी स्वस्थ सेहतमंद नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। हालांकि भारत का हाल इस कथन के उलट ही नजर आता है। कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और आकलन इस बात का प्रमाण हैं कि अगर दुनिया भर के सबसे सेहतमंद नागरिकों वाले देशों की कोई फहरिस्त बने तो भारतीय आबादी बमुश्किल ही उसका हिस्सा होगी। और यह बात प्रमाणित होती है बीते सालों में कोविड महामारी से जान गंवाने वाले भारतीयों के आंकड़े से। कोविड महामारी के कारण 5 लाख भारतीयों ने जान गंवाई थी और आज भी भारत दुनिया की सबसे बीमार आबादी में से एक में गिना जाता है। चूंकि भारत दुनिया की बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए यह तथ्य चौंकाता नहीं है। लेकिन जिस बात की हमें चिंता करनी चाहिए वो ये है कि हमारे देश में ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका बचाव मौजूद है, जैसे टीबी। हमारे देश में गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है और बीते कई सालों में लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या वजह हो सकती है? आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में कई मोर्चों पर तरक्की तो की है, लेकिन यह नाकाफी है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य पर यह श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जहां हम भारत में स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर सर्विसेज की स्थिति की पड़ताल करेंगे। मकसद यह समझना है कि समस्या कहाँ है और इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। श्रृंखला की पहली कड़ी में हम बात करने वाले हैं उन बीमारियों की जिनसे भारत जूझ रहा है। मेडिकल विशेषज्ञ बीमारियों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। पहली, संक्रामक या संचारी रोग, अंग्रेजी में कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो किसी संक्रमण के चलते होती हैं। वो संक्रमण जो किसी बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है। ऐसी बीमारियों से जुड़ा ज़रूरी पहलू यह है, इनमें से कुछ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं और कुछ रोगों के इन्फेक्शन तो दूसरों की तुलना में अधिक संक्रामक होते हैं। दूसरा प्रकार है गैर संचारी रोग, अंग्रेजी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, कैंसर वगैरह। इनमें से कुछ में आनुवांशिक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन इन्हें ऐसी बीमारी की श्रेणी में नहीं रखते जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पकड़ सकती हो। विस्तार से बात करें तो पहले बात संक्रामक रोगों की। इनमें पहले नंबर पे है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस या आम बोलचाल की भाषा में टीबी। भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली संक्रामक बीमारी यही है। यह रोग एक बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है।
आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के 27% यानी लगभग 1/3 टीबी के केस भारत में हैं। चिंता करने वाली बात यह भी है कि टीबी जानलेवा है। साल 2022 में देश में टीबी के 28 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3,42,000 मरीजों ने जान गंवा दी। यह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आंकड़ा है। वैसे तो भारत में कई बरसों से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए साल 2025 तक की समय सीमा तय की है। लेकिन क्या इस लक्ष्य को पाना मुमकिन है? खुद सरकार की रिपोर्ट्स और कई स्वतंत्र आकलन इशारा करते हैं कि यह एक मुश्किल काम है, खासकर ऐसी स्थिति में जब हम साल 2015 की तुलना में टीबी के मामलों की संख्या को आधे से कम करने के साल 2022 के लक्ष्य से चूक चुके हैं। तो आखिर गलती हो कहां रही है? पहली बात, पिछले साल सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण में कहा गया था कि टीबी का एक मामला दर्ज होने पर उसके मुकाबले 1.84 मामले छूट गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में टीबी के छूटे हुए कुल मामलों में से 18% भारत के मामले हैं। ये छूटे हुए मामले इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये न केवल खुद मरीज के लिए खतरा है, बल्कि संक्रमण के जोखिम के चलते उनके करीब रहने वालों को भी इस बीमारी से खतरा हो सकता है। दूसरी कमी है खराब बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। बीमारी का पता लगाने के तरीकों, दवाओं के स्टॉक की कमी आदि टीबी कार्यक्रमों की राह के रोड़े बने हुए हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले टीबी के एक प्रकार ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से पीड़ित लोगों को दी जाने वाली दवाओं की कमी हो गई थी। इस प्रकार के टीबी में मूल रूप से इस बीमारी में दी जाने वाली दवाएं, जिन्हें फ्रंटलाइन ड्रग्स कहते हैं, वो असर नहीं करती। ऐसी हालत में मरीज को इससे एक कदम आगे के इलाज की ज़रूरत होती है। द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ऐसे मरीजों के लिए महीनों से दवाओं का स्टॉक खत्म था। ये खबर सामने आने पर सरकार ने इसका खंडन किया, पर जब एक RTI के जरिए जून से दिसंबर तक सप्लाई चेन के आंकड़े बताने को कहा गया, तब सरकार ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। तीसरी कमी इस बीमारी से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर्स बताते हैं कि पौष्टिक आहार टीबी के लिए सबसे आसान इलाज है। उचित पोषण टीबी रोगियों की काफ़ी मदद कर सकता है। फिर भी सरकार टीबी मरीजों को हर महीने महज 500 रुपये देती है। वर्तमान में खाने पीने की कीमतों के मुकाबले यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि आप और हम यानी हम सभी टीबी के बैक्टीरिया से एक्सपोज्ड हैं। जीवन में हम किसी न किसी समय पर इस बैक्टीरिया का सामना कर चुके हैं, लेकिन हम टीबी की बीमारी का शिकार नहीं होते ज़्यादातर समय, क्योंकि हम अच्छा भोजन कर सकने की स्थिति में हैं। टीबी के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी मलेरिया है। मच्छरों से होने वाली ये बीमारी देश को खासा प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया के अधिकांश मामले अफ्रीकी क्षेत्र से आते हैं, पर इसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दर्ज हुए मामले और मौतों में 80% हिस्सा भारत का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके इतना घातक साबित होने के बावजूद मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य साल 2030 तक रखा गया है। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन यह बीमारी वन्य क्षेत्रों यानी जहां जंगल बचे हुए हैं ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को खासा प्रभावित करती है। साल 2000 से 2019 तक मलेरिया के लगभग 32% मामले और इससे संबंधित 42% मौतें जंगल क्षेत्र वाले जिलों में दर्ज हुए, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 6.6% है। इसके बाद नंबर है निमोनिया और सांस के अन्य संक्रमणों का। यह भी एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। साल 2002 के एक विश्लेषण के अनुसार भारत दुनिया के ऐसे शीर्ष 5 देशों में शुमार है जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का प्रमुख कारण सांस संबंधी रोग हैं। इसके क्या कारण हैं? फौरी तौर पर कहें तो जो कारण साफ दिखते हैं वो हैं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक लोगों की समुचित पहुंच न होना, पर्याप्त टेस्ट न हो पाना और जागरूकता की कमी। इन संक्रमणों के अलावा गंभीर डायरिया, खसरा, पीलिया और डेंगू जैसे संक्रमणों से बच्चे और लोग बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये सभी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें रोका जा सकता है। इसके बीच एक मसला यह भी है कि सरकार द्वारा समय सीमाएं तो निर्धारित की जा रही हैं, लेकिन क्या ये पूरी हो रही हैं? भारत की उम्मीदें बड़ी हैं, पर इन्हें सच करना भी मुश्किल है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की थी कि कालाजार को साल 2015 तक एलिमिनेट किया जाएगा।
एलिमिनेट से अर्थ है कि इसके मामलों को कम करने की कोशिश की जाएगी। बाद में ये समय सीमा बदलकर 2017 फिर 2021 की गई, इसके बाद 2023। और अब सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार इस साल अक्टूबर तक इस बीमारी के 500 अधिक मामले सामने आ चुके थे। साफ है कि बीमारी खत्म होने के करीब तो बिल्कुल नहीं है। पिछले साल इसके 880 मामले सामने आए थे, जिनमें से अधिकांश बिहार में दर्ज हुए थे। इसी तरह फाइलेरिया को एलिमिनेट करने की समय सीमा साल 2017 तक थी। हालांकि साल 2022 तक बीमारी के करीब 7 लाख मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय का इससे संबंधित पोर्टल नवीनतम आंकड़े नहीं बता रहा है, पर देश के लगभग 170 जिले इससे प्रभावित हैं। अब इस बीमारी के उन्मूलन की समय सीमा 2030 तय हुई है। ऐसी ही हालत टीबी उन्मूलन की साल 2025 की समय सीमा की है, लेकिन जैसा कि पहले बताया, इसके मुमकिन हो पाने की उम्मीद बहुत कम है। अब बात गैर संचारी, गैर संक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। जहां एक तरफ संक्रामक बीमारियां हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती हैं, वहीं गैर संक्रामक बीमारियां भी कुछ कम घातक नहीं हैं। ऐसी ही आम हो चली बीमारी है डायबिटीज, आमतौर पर लोग जिसे शुगर कहते हैं। भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है, और वजह है कि दुनिया भर में इस बीमारी से जूझ रहे कुल रोगियों की संख्या का 17% यही है। बताया जाता है कि 2023 में देश में 110 करोड़ से ज़्यादा शुगर के मरीज थे। 2019 में यह आंकड़ा 70 करोड़ का था। भारत में इसके तेजी से बढ़ने की मूल वजह जीवन शैली, खाने पीने की आदतों में आए बदलाव, शारीरिक गतिविधि में कमी आना और तनाव बताए जाते हैं। पर कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इन बीमारियों को सिर्फ लाइफस्टाइल से जोड़ना एक तरह का सरलीकरण है, यानी चीज़ों को सामान्य करना है। यह भी कि एक पोषण एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई कुपोषित या अल्प पोषित महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी कुपोषित होगा। इसके चलते जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के शिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। अंग्रेजी में इसे बार्कर हाइपोथेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। डायबिटीज़ के अलावा तेज़ी से बढ़ रहे ऐसे रोग हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, और हृदय रोग यानी दिल से संबंधित बीमारियां हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, कैंसर और लंबे समय से चलने वाले गुर्दे यानी किडनी से जुड़े रोग भी सामने आ ही रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में होने वाली कुल मौतों में से 66% का कारण गैर संक्रामक रोग हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में हुई 60.1 लाख मौतें, जिन्हें रोका जा सकता था, किसी न किसी प्रकार के गैर संक्रामक रोग के कारण हुई थी। एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू यह भी है कि ये बीमारियां अपने आप में तो घातक हैं ही, साथ ही कोमॉर्बिडिटीज यानी एक रोग के साथ दूसरा रोग हो जाने की स्थिति में भी उभरती हैं, जिससे अन्य बीमारियों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। जहां भारत में हार्ट की बीमारियों के कारण 28% मौतें होती हैं, वहीं देश में होने वाली कुल मौतों में से 12% सांस से जुड़ी पुरानी बीमारियों और करीब 10% कैंसर के कारण होती हैं। कुछ साल पहले इन बीमारियों को शहरी इलाकों और अमीरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आज ये सच नहीं है। छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में भी हाई बीपी, शुगर और हार्ट की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। साल 2008 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मकसद सामान्य गैर संक्रामक बीमारियों को व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव लाकर रोकना और नियंत्रित करना था। साथ ही ये भी कि इनका पता जल्दी यानी शुरुआती स्तर पर लग जाए और फिर उस हिसाब से उपचार हो। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रोग्राम के अमल को लेकर पर्याप्त सूचनाएं न होने के चलते आज यह नहीं बताया जा सकता कि यह प्रोग्राम कारगर हुआ भी था या नहीं। इन बीमारियों के अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं जो नज़र के सीधे सामने नहीं हैं, पर लोगों की जान की दुश्मन है और मौत की वजह साबित होती हैं। वो है भूख और वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी। भारत एक ऐसा देश है जहां भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। बीते दिनों जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में दुनिया के 125 देशों में से भारत का 111वां स्थान था। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन जिन बिंदुओं को लेकर इसने सवाल उठाए थे, रिपोर्ट बनाने वालों ने साफ तौर पर उनका खंडन किया। हालांकि यह देश में भूख की दुर्दशा की ओर इशारा करने वाली पहली रिपोर्ट नहीं थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की SOFI रिपोर्ट्स लगातार इस बारे में बताती रही हैं। SOFI की 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 74% आबादी पौष्टिक आहार लेने में समर्थ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 18.7 बच्चे वेस्टिंग की श्रेणी में हैं। वेस्टिंग एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां बच्चों में अपनी उम्र के अनुसार कम वजन होता है।
इसे कुपोषण का सबसे गंभीर स्वरूप माना जाता है। सरकार के अपने ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 में कहा गया है कि एनीमिया को कम करने की दिशा में कई योजनाओं पर लगातार जोर दिए जाने के बावजूद महिलाओं और बच्चों में एनीमिया बढ़ गया है। एनीमिया यानी खून की कमी। आज देश में 50% से अधिक महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा भारतीयों के लिए घातक साबित होने वाली एक बड़ी चुनौती भारत की जहरीली हवा है। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से धुंध भरी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लेकिन यह मानना नादानी ही है कि खराब वायु गुणवत्ता से केवल NCR क्षेत्र ही प्रभावित है। IQ एयर हिस्टोरिकल रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर में अगर कोई ऐसा देश जहां के अधिकतम शहर प्रदूषित होने के मामले में पहले 50 रैंक में आते हैं तो वो भारत है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 10% की वजह वायु प्रदूषण है। अगली चुनौती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या AMR, इसका अर्थ है कि भारत की एक बड़ी आबादी पर कई सारी एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर चुकी हैं या फिर वो ठीक से काम नहीं करती हैं। इसकी वजह है लोगों द्वारा बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अपनी मनमर्जी से दवाइयां खाना या फिर किन्हीं डॉक्टरों के लापरवाही से लिखे गए पर्चों के चलते एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज हो जाना। इसके चलते संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक सीमा के बाद ये दवाइयां असर नहीं करती हैं। IHME के आंकड़े के अनुसार 2019 में भारत में AMR के कारण लगभग 3 लाख मौतें हुई थीं और 10 लाख से अधिक मौतें ऐसी थीं जो AMR से संबंधित थीं। इन सब चुनौतियों से जूझता हुआ भारत अमृतकाल में तो आ पहुंचा है, लेकिन हेल्थ केयर से जुड़ी चुनौतियां रास्ता रोके खड़ी हैं और एक बड़ी बाधा के तौर पर सामने आया है स्वास्थ्य पर भारत के आधिकारिक डेटा के स्रोत का ना होना। बीमारियों से बड़ी बीमारी उनके बारे में असल जानकारी का ना होना है। तमाम वेबसाइट्स और पोर्टल ऐसे हैं जहां बीमारियों से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अपडेट नहीं होती। मिसाल के लिए डेंगू के मामलों को ही लीजिए। नवंबर के आखिरी हफ्ते में सरकारी वेबसाइट केवल सितंबर के मध्य तक का डेटा दिखा रही है, यानी ऐसे महत्वपूर्ण डेटा को लेकर लगभग 2 महीने का अंतराल। कभी कभी ये इससे अधिक भी होता है और ऐसा उस हाल में हो रहा है जहां डेंगू के मामलों में तेजी से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके एक प्रोग्राम के तहत हफ्तेवार डेटा मिलता है, फिर भी डेटा का अपडेट ना हो पाना समझ से परे है। इसके अलावा राज्यों में भी जिलावार डेंगू डेटा आसानी से या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वर्तमान वर्ष या पिछले सालों में मासिक आधार पर सामने आए मामलों की बढ़ोतरी को भी समझना असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध ही नहीं है जो इसके बारे में बता सके। ऐसा कई अन्य बीमारियों के साथ भी है। अलग अलग डेटा सेट्स की कमी, नियमित अपडेट न होना आम बात होते जा रहे हैं। दूसरी समस्या स्रोतों को लेकर है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स पर उप जिला स्तर तक का डेटा देती थी। यह जानकारी वो होती थी जिनके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाते थे। हालांकि यहाँ भी ताज़ा डेटा नदारद है। जिस अंतिम साल का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है वो साल 2019-20 है। इसके बाद का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी मौजूद नहीं है। NFHS भी एक विश्वसनीय डेटा स्रोत है। हालांकि इस साल इसे तैयार करने वाले संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के निदेशक को उनके पद से हटा दिया गया। खबरों में दावा किया गया कि सरकार NFHS 5 के असुविधाजनक आंकड़ों से नाखुश थी। NFHS 5 में कहा गया था कि देश की महिलाओं और बच्चों में एनीमिया बढ़ रहा है। लक्षद्वीप को छोड़कर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ है। साथ ही सर्वे में ये बताया गया था कि देश की 50% से अधिक ग्रामीण महिलाओं के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं है। यह एक तरीके से केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की सफलता पर संदेह था। IIPS के निदेशक के जाने के बाद और सरकार की आंकड़ों को लेकर असहजता के दावे से NFHS के आने वाले संस्करणों की विश्वसनीयता सवालिया घेरों में आ गई है। और 100 बात की एक बात, डेटा जानना मायने रखता है, क्योंकि किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लिया जाता।